लेट्स बिगिन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर एक अलग यूनिक चैप्टर है, हम उसके फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और उसके फाइनल अकाउंट्स में आपने देखा कि ये लगभग लगभग तो 12 जैसा ही है। केवल एक दो जगह छोटे मोटे से एडजस्टमेंट्स में ट्रीटमेंट बदल गया, जैसे एंट्रेंस फी को जैसा क्वेश्चन गाइड करे आपको उस अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यह छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बदली हैं और कुछ नहीं उसके अलावा। तो आपको कहीं भी आप कोई भी, जैसे मैंने मटेरियल भी भेजा, अभी आप वो भी पढ़ेंगे। जहां आपको कुछ बदलाव दिखे, यू हैव टू ट्रस्ट योर स्टडी मटेरियल। आपका स्टडी मटेरियल जो ट्रीटमेंट कर रहा है ना वो सही है। बाकी इधर उधर के स्कैनर और जो मैंने अभी भेजे, ये जो भी कुछ अलग ट्रीटमेंट अगर किसी आइटम का कर रहे हैं तो आप वही करिए जो आपका स्टडी मटेरियल करता है। आपको कहीं और जाने की जरूरत उसके लिए नहीं है। तो याद दिलाते जाऊं मैं आपको। सबसे पहले तो मुझे बताइए, एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बताइए। एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बोलिए। भाई जल्दी जवाब दोगे तो हम जल्दी खत्म कर पाएंगे, चुपचाप बैठे एक्सपेंडिचर, रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हम्म, बैलेंस शीट। बस रिसीट्स एंड सिर्फ पेमेंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। मैं पहले भी कह चुका हूं, जिन लोगों को इसको पढ़ने में दिक्कत आती है, शाम को 12th की बैच में चल रहा है बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, आप वहां पढ़ सकते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तीन चीजें बनानी होती है सर हमें। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज बेसिकली कैश बुक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेसिकली P&L, और बैलेंस शीट तो सेम ही रहती है सर। तो हमें क्या करना होता है ना, रिसीट एंड पेमेंट का जो कैश बेसिस का है उसको कन्वर्जन करना होता है इनटू अक्रूवल, और उसके बाद चीजें जाती है कहाँ, बैलेंस शीट पर। तो एक बार रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। ये फॉर्मेट है जो आपके सामने है। और रिसीट्स और पेमेंट, तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करा, कैश इन एंड कैश एट बैंक, कैश और बैंक का अलग अलग कॉलम नहीं बनाना है। देन टू कैपिटल रिसीट्स, टू रेवेन्यू रिसीट, मतलब रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट्स है बस, उतना ही काफी है। वो कैपिटल और रेवेन्यू डजंट मैटर, वो रिसीट साइड पर आएगी। ठीक है, और पेमेंट साइड पर कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट, वो अब वो पेमेंट होना चाहिए, वो कैपिटल नेचर का हो रेवेन्यू नेचर का हो, डजंट मैटर, बस वो पेमेंट होना चाहिए। तो क्या होता है सर, कैपिटल रेवेन्यू में फर्क क्या होता है सर, हमने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल नेचर की रिसीट्स और पेमेंट होती है ना, ये बैलेंस शीट में जाती है, और जो रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स और पेमेंट होती है ना, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो हमें क्वेश्चन दो तरीके के आएंगे, या तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए, और उसके हेल्प से फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाए। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि आपको क्वेश्चन ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा हो, उसकी हेल्प से आपको उल्टा चल के रिसीट एंड पेमेंट बनाना है। दोनों तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, इसकी प्रैक्टिस ना कम स्टूडेंट्स करते हैं। इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर से वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, इसकी प्रैक्टिस कम बच्चे करते हैं, गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखो हमने वो मार्किंग भी कर रखी है कि जो रेवेन्यू पेमेंट है अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, ये रेवेन्यू पेमेंट का ये एरो जा रहा है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये रेवेन्यू रिसीट का ये एरो जा रहा है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड पे जाएगा, ये बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट। ठीक है, और उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपके जो भी रेवेन्यू पेमेंट है उसको आपने कैश से अक्रूवल में कन्वर्ट करके रेवेन्यू एक्सपेंस में कन्वर्ट करा। जो रेवेन्यू रिसीट है उसको आपने कैश से अक्रूवल में कन्वर्ट करके रेवेन्यू इनकम में कन्वर्ट करा। और उसके बाद जो भी आपका सरप्लस या डेफिसिट आया वो आप कैपिटल फंड में जाकर बैलेंस शीट में जोड़ देंगे। याद आ गई बातें। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल आइटम्स थे, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों ने स्टडी मटेरियल एक बार पूरा देखा हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने का कायदा है एक एक लाइन एक बार हमारे द्वारा पढ़ ली गई हो, फिर उसमें से जो काम की लाइन हो उनको हाईलाइट कर दिया गया और जो काम की नहीं हो उनको छोड़ दिया गया। ये तरीका होता है सर, अच्छे नंबर लाने हो अगर तो। ठीक है, बाकी आलस करोगे तकलीफ होगी, कुछ ना कुछ नंबर कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने कुछ डिस्कशन आपके साथ किया, तो स्पेशल आइटम्स जो भी हैं उन स्पेशल आइटम्स के बारे में अपन एक एक करके बात करते हैं।
तो सबसे पहले मैंने आपको शायद ये समझाया था, कुछ हम इंडेक्स विंडेक्स टाइप बना रहे थे। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट में जस्ट जनरली मैंने आपके सामने बात करी थी कि क्या-क्या आएगा सर रेवेन्यू रिसीट में, रिसीट इनकम जैसे। तो कैपिटल नेचर की क्या आएगी, फिक्स्ड एसेट सोल्ड, लोन रिसीव्ड, रीपेमेंट ऑफ लोन, डोनेशन अगर स्पेसिफिक है तो एंट्रेंस फी इफ एडेड टू कैपिटल फंड। और रेवेन्यू रिसीट में क्या बोला था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, जनरल। उसके बाद पेमेंट में तो कैपिटल नेचर के पेमेंट, फिक्स्ड एसेट परचेज, लोन गिवन, लोन रीपेड, सैलरी पेड, डेप्रिसिएशन, ये सब कैपिटल नेचर के पेमेंट नहीं, ये रेवेन्यू नेचर के पेमेंट है। तो ऐसा इंडेक्स आप लोगों ने बनाया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलो आइटम बाय आइटम बात करें। सब्सक्रिप्शन याद दिला देता हूँ मैं एक बार आपको, सब्सक्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन में हमने ये पढ़ा था सर कि सब्सक्रिप्शन को हमें कैश से अक्रूवल बेसिस में कन्वर्ट करना होता है। ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने स्टूडेंट्स को सब्सक्रिप्शन में दिक्कतें हैं? रेज योर हैंड्स। एक भी नहीं? भैया कुछ हो तो आखिरी मौका ही है ना, आप पूछ सकते हो। चलो मैं अब फिर, अगर किसी को भी दिक्कत नहीं है तो मैं एक बार इसको रिवाइज ही करवा देता हूँ, अदरवाइज दिक्कत होती तो मैं पहले दिक्कत पूछता। तो सब्सक्रिप्शन अपने मेंबर्स से लेता है एनपीओ, ये बात हमें पता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको बता रखा हो नंबर ऑफ मेंबर्स, इतने नंबर ऑफ मेंबर्स है और पर ईयर वो इतना सब्सक्रिप्शन देते हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान सिचुएशन है। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू पर ईयर सब्सक्रिप्शन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? चलो, तो मैं वो शायद नेटवर्क स्विच हो गया होगा, ऑटोमेटिक लाइट आ गई तो उस कारण से दिक्कत हो गई होगी। तो मैं बेसिकली आपसे ये बात कर रहा था कि अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर सब्सक्रिप्शन का मेंबर्स दे रखे इतने मेंबर्स और साल का सब्सक्रिप्शन इतना, तो मैं डायरेक्टली अगर उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं ये पूछ रहा था, बोलो। Subscription earned. Subscription for the year ended. फॉर द ईयर एंडेड, अर्नड, है ना। तो टोटल डायरेक्टली वो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख सकते हो। हाँ, पर उसकी हेल्प से कई बार आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना होता है, ठीक है, ताकि आप बैलेंस शीट में दिखा पाए। तो सर ये कुछ कायदे हैं इसके। तो मैं आपको सबसे पहले याद दिला देता हूँ कि सब्सक्रिप्शन का हमने क्या समझा था। सबसे पहले होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मींस अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन मींस रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न्ड। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो सब्सक्रिप्शन आता है वो सब्सक्रिप्शन अर्न्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट था। अब आप इसको जिस भी तरीके से समझे, मैं 12th में इसको अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। जैसे अगर आप शाम को बैच अटेंड करेंगे तो वहां अलग तरीके से, वो एम्प्टी माइंड है ना, वो तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं जैसे चाहूँ वैसे मोल्ड कर सकता हूँ। बट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख के पढ़ाया था कि जो बच्चे 12th मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं, उन्होंने अलग जगह से पढ़ा है और उसके अलावा उनका तरीका अलग रहा होगा, तो वो भी इस चीज को पकड़ पाए। मैंने उस तरीके से यहाँ पर ये चीज कवर करी थी। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अगर आपको मिलती है तो उसमें से लॉजिकली देखो, दो तरह के कायदे हैं इसके अंदर। मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल और मतलब वो, हाँ लॉजिकल अप्रोच मुझे बताई थी, हाँ ठीक है ठीक है। तो एक फॉर्मूला अप्रोच होती है, एक लॉजिकल अप्रोच होती है, पढ़ी थी क्या अपन ने? दोनों बताई थी ना मैंने आपको। Yes, sir. तो आप इसको ये लॉजिकल अप्रोच सबसे पहले देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग मींस कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं करा, उसको जोड़ दिया। लेस कर दिया प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग नाउ रिसीव्ड, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था उसमें से इस साल जितना रिसीव हुआ वो लेस कर देंगे। फिर लेस कर दिया करंट ईयर एडवांस जो इस साल रिसीव हुआ लेकिन अगले साल का है, और फिर ऐड कर दिया प्रीवियस ईयर एडवांस नाउ अर्न, पिछले साल का एडवांस जो इस साल अर्न करा वो ऐड कर दिया। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, सब्सक्रिप्शन अर्न आ गया, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पर मैंने एक खास बात आपको बोली थी कि देखो, एक होता है फॉर द ईयर, जैसे आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, ठीक है, तो ये मतलब उस साल का आउटस्टैंडिंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग का इतना बैलेंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो फिर बोले सर एज ऑन बैलेंसेस अलग होते हैं, ये फर्क याद है सभी को?
क्या सभी को ये बात पता है एज ऑन बैलेंसेस और फॉर द ईयर बैलेंसेस में क्या फर्क होता है? कोई बता दो क्या होता है? एनीवन? फॉर द ईयर इस साल के मतलब अब तक के इस मतलब जो साल, कमाया भी इस साल में और रिसीव नहीं हुआ। और एजोन वाले जो पिछले साल के भी थे और इस साल के भी। एज ऑन मतलब एक पर्टिकुलर डेट पर जो बकाया है। अब उसमें ये नहीं बोल रहे हम कि वो इसी साल में कमाए गए थे, हो सकता है वो पिछले सालों में कमाए गए हो और अभी तक उनका पेमेंट नहीं आया हो। तो एज ऑन मीन उस पर्टिकुलर तारीख पर कितने बकाया है, और फॉर द ईयर मतलब उस पर्टिकुलर तारीख पर तो, लेकिन वो उसमें से केवल वही जो इस साल के अंदर अर्न किए गए हैं। ठीक है? तो वैसे तो मैंने बहुत तरीके से आपको ये बात बताई होगी, लेकिन फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। तो वैसे ही मैंने आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से अर्न्ड कर चेंज करने का एक शॉर्ट ट्रिक, एक फॉर्मूला अप्रोच बताया था कि ज्यादा दिमाग मत चलाओ, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जोड़ दो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग घटा दो, और एडवांस का उसका उल्टा कर दो। क्लोजिंग एडवांस जो घटा दो, ओपनिंग एडवांस ऐड कर दो। ये सारे एज ऑन। अब अगर आपने क्लोजिंग ओपनिंग लिखा मतलब एज ऑन, तो फिर सारे बैलेंसेस एज ऑन लेना। तो लॉजिकल तो वो है ना। हाँ, पर ये भी एक कॉम्पनसेटिंग एरर करके आपके आंसर को सही ले आएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, गलती होगी ना तो कॉम्पनसेटिंग एरर एक और हो जाएगा और उससे आपका आंसर सही आ जाएगा। तो आप फॉर्मूला अप्रोच से भी चल सकते हैं कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस माइनस क्लोजिंग एडवांस प्लस ओपनिंग एडवांस। जो आप आउटस्टैंडिंग का कर रहे हैं उसका रिवर्स आप एडवांस का कर दें, तो भी आपका काम हो जाएगा। पर अब ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर देके रखा है और आप फॉर्मूला अप्रोच से रिसीव्ड से अर्न की तरफ जा रहे हैं, तो आपको पहले उसको एज ऑन में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है? लॉजिकल अप्रोच में तो आप डायरेक्टली कर लोगे अपना दिमाग लगाकर, लेकिन इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसमें दिमाग लगाया तो गलती हो जाएगी फिर। फॉर्मूला अप्रोच में दिमाग नहीं लगाना है, ये फॉर्मूला है, इसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। मुझे क्वेश्चन में एज ऑन बैलेंस दिए, मैं ऐसे कैसे इस्तेमाल करूंगा। मुझे क्वेश्चन में एज ऑन बैलेंसेस नहीं दिए, बोला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, तो कहीं मुझे डिटेल होगी, उसकी हेल्प से मुझे पहले एज ऑन बैलेंस निकालना पड़ेगा, तभी मैं ये फॉर्मूला अप्रोच लगा पाऊंगा। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करी, दोनों में से कोई एक अप्रोच पिक करना, दोनों मत पिक कर लेना। क्लियर है? हाँ या ना? अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसमें एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनता है। वो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट जो होता है वो बेसिकली एज ऑन बैलेंसेस से ही बनता है। एज ऑन बैलेंसेस मतलब ये जो आपका है ना सब्सक्रिप्शन का, जो आपने फॉर्मूला अप्रोच से स्टेटमेंट बनाया ना, ये उसके बेसिस पे बनता है। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है। ठीक है? देखो, हमने सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में क्या सीखा था सर, आप क्या करिए, जो आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो बेसिकली आपका असेट है। हाँ कि ना? तो असेट विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो उसके ओपनिंग बैलेंस को यहां ब्रॉट डाउन कर दो और इसके क्लोजिंग बैलेंस को आउटस्टैंडिंग के यहां कैरिड डाउन कर दो, क्योंकि डेबिट बैलेंस है ये। ऑन द सेम ग्राउंड एडवांस सब्सक्रिप्शन विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो उसके ओपनिंग बैलेंस को यहां ब्रॉट डाउन कर दो और क्लोजिंग बैलेंस को यहां कैरिड डाउन कर दो। पर खास बात, ये सारे के सारे बैलेंसेस एज ऑन वाले। अगर फॉर द ईयर दे के रखा हो तो उसको एज ऑन में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है? और उसके बाद जितना आपने रिसीव करा वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से यहाँ लिख दिया, और अब बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा कितना आपने अर्न करा। इसमें मैं एक एडिशन कर देता हूं, अगर कुछ बैड डेट्स हुए हैं तो वो यहाँ लिख देंगे अपन। हमने सीखा था उसके दो अप्रोचेस होती है, पर हम ये वाली अप्रोच फॉलो करेंगे कि बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है? सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, जो बैड डेट्स होंगे वो यहाँ लिख देंगे हम। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में चला जाएगा, और ये जो अर्न करा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में चला जाएगा। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। कुछ पूछना है इसमें से किसी को? हाँ या ना? No, sir. चलो, तो अब जो मटेरियल मैंने आपको भेजा ना, मैं उसमें से कुछ एक आध क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन का कराना चाहता हूं आपको। तो चलते हैं उसकी तरफ, क्योंकि देखो बुक के क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं कि सर बुक के क्वेश्चन में आप बता दीजिए, तो हम वो चीज कर लेंगे। बोलो, बुक के क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है सब्सक्रिप्शन के रिस्पेक्ट में?
अरे सब आसान आसान ही है यार, उसके अंदर भी कोई दम नहीं क्वेश्चन में। मुझे लगा उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर नहीं, सब आसान ही है। चलो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग उसको कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फटाफट से उन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और आंसर निकाल लीजिएगा ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। शायद वो क्वेश्चन मैं आपको पहले भेज भी चुका हूँ, उन्हीं में से हो। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने दिख रहा है ना? ये शीट आ चुकी है ना आपके पास? सर ये तो सॉल्व कर चुके हैं पहले। कर चुके हैं ना? हाँ, कोई बात नहीं। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा सॉल्व कर लीजिए। उसमें क्या सारे कंप्लीट क्वेश्चन ही थे जो मैंने आपको अभी भेजे ना ग्रुप पर, इसीलिए अभी उसको नहीं, केवल सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन नहीं थे उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 अभी सॉल्व कर लो, जैसे भी करना है करो, कैलकुलेटर पे, ओरली, आंसर बताओ। बोलिए आंसर। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाले क्वेश्चन हो ना तो अकाउंट बना लेना चाहिए। जल्दी से देखिए, मैं बताता हूं आपको। A club has 39 members, each paying annual subscription of 1000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Subscription received during 17-18 45,000, ठीक है सर। Subscription received in advance, subscription received in advance as at 31st March 17 10,000, and subscription outstanding as at 31st March 18 9,000, then subscription outstanding as at 31st March 17 18,000। वहाँ पे एडवांस लिखा है ना इसमें, कहाँ पर? 4th लाइन। अच्छा, ये एडवांस लिखा हुआ है इसमें, तो ये क्वेश्चन अलग है क्या? मेरे हिसाब से एक बार चेक कर लूं मैं। तो इसमें पूछा भी 19-20 का और 18-19 17-18 के फिगर्स है। नहीं, वो तो बुक में भी यही है, बट क्वेश्चन में चेंज कैसे आया?
मैं वो देखना चाह रहा हूँ। और 17-18 का अकाउंट में सारे फिगर्स अवेलेबल है, मतलब निकालने के लिए कुछ है ही नहीं है। तो तब आपके पास करेक्टेड शीट आई थी क्या इसकी? पर यस उसमें भी ये चीजें सही नहीं हुई थी पर। नहीं, ये तो बुक में ये लिखा हुआ है, तो वो कहाँ से सही कर पाएगा यार? सर आई जरूर थी पर वो ये सारे चीजें सही नहीं थी उसमें भी। एक सेकंड। चलो मैं अपने हिसाब से चेंज करता हूँ, अभी अपन इस पर रिसर्च करने से तो कोई टाइम खराब करने से मतलब नहीं है। आप लिखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 17-18 ये सब तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ कहाँ चेंज आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन को हल्का सा अपन चेंज कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 17, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इसको रिसीव्ड इन एडवांस को आउटस्टैंडिंग कर दो। एक्चुअली वो भैया ने क्या करा ना, वो पिछले वाले क्वेश्चन के फिगर्स को बदला नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। बट खैर बुक में भी गलत ही लिखा हुआ है, उनको क्या गलती बोला है। इसको आउटस्टैंडिंग कर दो आप। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 18 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 17। Then subscription received in advance for the year 18-19 10,000 and 5 members died without paying annual subscription for the year। ठीक है, तो एक मिनट। received during 17, received in advance on 31 मार्च 17, कितना? 10,000। हाँ, तो आप 17-18 के हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना? अब हो जाएगा। अगर निकालना क्या है आपको? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। एक सेकंड, इसको भी चेंज कर दो मैं, इसमें भी चेंज कर दो आप। आपको ये नहीं निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। तो आप कंप्यूट दी एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग नहीं, कंप्यूट दी एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो क्या अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा हो रहा है आपके लिए? बनाइए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आ जाएगा वो आपके पास है। करिए, सॉल्व तो करिए। आपके पास जो डेटा है उससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाइए। बताइए उसमें आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस क्या लिखेंगे आप? भाई मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? बनाओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। सर ओपनिंग 18 लिखेंगे ना? ओपनिंग 18 आउटस्टैंडिंग का, ठीक है, बढ़िया, 18 लिख दो। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का 9 लिखोगे। 9 यस, लिख। लिखा? हाँ ये ने लिखा। अब उसके बाद आप एडवांस का ओपनिंग कितना लिखोगे? 10,000। यस सर। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर, रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर, ठीक है। अब वो आपको खाली ईयर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ईयर तो सही है ना, 18-19 की ईयर गलत है, ये 17-18 होना चाहिए ना, क्योंकि अपन ओपनिंग 31 मार्च 17 दे रहे हैं और क्लोजिंग 31 मार्च 18 ले रहे हैं। तो इसको अपन 17-18 कर दे तो आपका मैटर सही हो जाएगा क्या? क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। एक मिनट करो तो सही। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 17-18, तो क्या इसको अपन सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस बना के लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, फॉर द नहीं ईयर लिख सकते। एज ऑन से है। तो ये एज ऑन कैसे निकलेगा, कोई आइडिया? सर अपन इस कैश में तो इंक्लूडेड ही होगा, ये जो रिसीव हुआ है हम्म। वो लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा अपने पास। अरे नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बैलेंसिंग फिगर में क्या ये वाला आ जाएगा अपने पास? निकालो कितना आता है बैलेंसिंग फिगर में।
बैलेंसिंग फिगर में तो 12,000 आ रहा है। 12,000 वो आ रहा है। फॉर द ईयर नहीं है, वो अब एज आपको ऑन कुछ वाला समझ है। में आ रही है बात? ये 19-20 की जगह का अगर मैं 18-19 कर देता हूँ, बस बन गया आपका क्वेश्चन। बुक में ही गलत था यार, बेचारा टाइपिस्ट क्या करे, बुक में उन्होंने ब्लंडर कर दिया, बन गया क्वेश्चन, बन गया आपका। हाँ तो ये फॉर द ईयर 18-19 हो जाएगा। यस सर। क्या कितना? 12,000। अरे बाप रे बाप। क्वेश्चन अब आपके सामने है, पूरी तरह से करेक्टेड है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ईयर जो मैंने अब जो फाइनल चेंज करा ना क्वेश्चन के अंदर, ये सही है क्वेश्चन। अब आप इसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। और इसका आंसर क्या चाहिए? ऊपर क्या पूछा? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 18-19। बताइए, कोई आंसर बता दो तो। क्या राजा? कुछ भी। ये तैयारी है आपके एग्जाम की? अरे पहले क्वेश्चन गलत था, चलो आप सही कर दिया ना, एक बार दोबारा पढ़ो उसको। 17,000। 17 कैसे आएगा मैडम? क्या पूछा, क्या आप पहले ये बताओ मुझे। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हुए हैं। हो सकता है आप पिछले वाले माइंडसेट से उसको पढ़ रहे हो, एक बार दोबारा से आपके सामने है, रीड करिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 18-19। ठीक है, वो 19-20 को मैंने 18-19 करा दिया। एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 18-19। A club has 39 members, each paying annual subscription of rupees 1,000. Subscription received during 17-18 45,000. Subscription received in advance as on 31st March 17 10,000. Subscription outstanding as on 31st March 18 9,000. ठीक है। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 17 18,000। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 17-18, एज ऑन नहीं बोला, फॉर द ईयर 17-18 10,000। और 5 मेंबर्स डाइड विदाउट पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो आपसे पूछा क्या उन्होंने? कैलकुलेट एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 18-19। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया? अरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? हाँ सर। अब देखो इसका सॉल्यूशन। किसी के पास अभी भी जवाब नहीं है? देखो सबसे बड़ी दिक्कत पता है उन लोगों से मुझे, जिनके पास जवाब होता है पर वो चुपचाप बैठे रहते हैं। हमें क्या काम बोलने का। 4,000। अभी भी अगर सही जवाब नहीं निकाल पा रहे, 2,000। 2,000 इज द करेक्ट आंसर। 2,000 इज द करेक्ट आंसर। क्या करना है आपको? सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है। सबके पास जवाब था, पर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे अभी तक। जवाब सबके पास था ये। हाँ, आपने सीधा हाईफाई क्वेश्चन करा दिया। अरे हाईफाई नहीं था यार, हाईफाई नहीं था। चलो मेरे को सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनवा दो। एक तो हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च 18, है ना, 17-18 के लिए। बोलो ओपनिंग बैलेंस इधर कितना लिखो, जल्दी जल्दी फिगर बोलते जाओ, बोलिए। देखो भाई, मैं कल से प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भेजना शुरू कर दूंगा, ये पक्की बात है। अगर ऐसा चलेगा तो तुमको केवल सुनना है ना, तो कल से केवल सुनना, फिर अगर बोलना नहीं है तो। राजा 18,000 और क्लोजिंग बैलेंस 9। इधर ओपनिंग आउट एडवांस का, यस। और क्लोजिंग हमें बता रखा है कि क्वेश्चन ने? नहीं। नहीं, क्वेश्चन ने कोई। और रिसीव कितना करा, बाय कैश या बाय रिसीट एंड पेमेंट? बोलो। 45। 45,000। और
और बेड और अपन ने अर्न कितना करा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालने के लिए 39 इंटू 1000 बेडेड्स और 39,000 और यहाँ पर आ गए बेड डेट्स तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 5 के बेड डेट्स तो कितना आ गया 5,000 आ गया। क्वेश्चन में दिक्कत थी अब मैंने करेक्ट कर दिया उसको, अब कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब बोलो साहब बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल के आएगा? 12,000 12,000 ये है आपका सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 18। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 18 12,000 है, जिसमें से क्वेश्चन ने आपको बोल रखा है फॉर द ईयर 17-18 कितना है 10,000। तो बचा हुआ 2,000 अगले साल के लिए होगा कि नहीं होगा? जब 12,000 का आपका आज की तारीख में एडवांस सब्सक्रिप्शन है जिसमें 17-18 का एडवांस 10,000 ही है, तो 2,000 कौन से ईयर का होगा बोलो? सर थोड़ा सा क्वेश्चन इनसेन है, मैं मानता हूं एकदम से सर ऐसा कैसे सर, ये तो रिसीव हुआ ना इस साल में, हाँ पर एक्चुअली वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। अगर मैं इसको जाके बोलूं ना कि वो 19-20 सही लिखा था तो भी वो क्वेश्चन गलत नहीं होता, पता है आपको ये बात? मानते हो मेरी बात? ठीक है अगर ना, मैं ऐसा कह दूं बोल उस सकते कि क्वेश्चन आगे वाले में सालों के लिए था वो। उस क्वेश्चन में 19-20 लिखा था वो भी गलत नहीं होता, तो आप क्या बोल रहे हो? चलो मेरे साथ समझो उस बात को। एज ऑन 31 मार्च 18 12,000, इसमें से 17-18 में एडवांस जो रिसीव हुआ वो 10,000, तो 17-18 का एडवांस कौन सी ईयर के लिए रहा होगा? 18-19 के लिए रहा होगा कि नहीं रहा होगा बोलो? 17-18 में जो एडवांस रिसीव हुआ वो कौन से ईयर के लिए? अरे बताओ। 18-19 के लिए, अगले साल के लिए। अगले साल के लिए, पर आपका एडवांस आ रहा है 12,000, मतलब 12 में से 10 तो अगले साल के लिए और 2 उसके अगले साल के लिए होगा, तो ये 2,000 को 19-20 का मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? यस सर। तो अगर मैं जाके उस क्वेश्चन में उसको 19-20 ही कर दूं तो किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? यस और नो? सर कुल मिलाकर आपको 12,000 रुपए एडवांस मिला जिसमें 10,000 अगले साल के लिए है, ठीक है? तो अगर मैं 17-18 को 18-19 ही रहने दूं तो भी किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ सर, अब समझ आ रही है वो अब लैंग्वेज। समझ आ रही बात? चेंज केवल ऊपर होना चाहिए था एडवांस और नीचे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस की जगह आउटस्टैंडिंग, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ईयर हमारा 17-18 चल रहा है, ईयर हमारा 17-18 चल रहा है, लेकिन उसमें 18-19 के लिए कितना एडवांस रिसीव हुआ 10,000, तो बोले साहब 17-18 के एंड में एडवांस तो 12,000 है, जिसमें से 18-19 के लिए 10,000 तो बचा हुआ 2,000 19-20 के लिए रहा होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और एग्जाम में आएगा क्या? देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एग्जाम में कौन सी चीज आएगी कौन सी चीज नहीं आएगी मुझे नहीं पता है। मैं तो ये जानता हूं कि अगर ये एग्जाम में आया तो इसको आप आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं बोल सकते, और मैंने आपसे तब भी कहा था एनपीओ में उनके पास इतना डेप्थ है कि वो जब चाहे जैसे चाहे आपके मजे ले सकते हैं, ठीक है? तो ये अल्टीमेट क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने इसका क्वेश्चन का करेक्टेड वो जो पहले भेजा था वो हटाकर और ये वाला आपके सामने भेज दिया है कोई एग्जाम। तो आप देखिए ईयर, ये क्वेश्चन आपके सामने जो अब है ना ये पूरी तरीके से सही है। अब इसमें किसी को समझने में कोई दिक्कत आई हो तो बात कर सकते हैं। हमने क्या करा सर, हमने 17-18 ईयर का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया और 17-18 ईयर के हिसाब से हमारा टोटल एडवांस 12,000 है, जिसमें से क्वेश्चन में बता रखा है कि हमने जो एडवांस रिसीव करा ना उसमें से 18-19 के लिए एडवांस कितना है 10,000, ठीक है? 18-19 के लिए 10,000 का एडवांस है तो हमारा तो एडवांस 12 आ रहा है, तो बचा हुआ 2 कौन से ईयर के लिए रहा होगा? 19-20 के लिए रहा होगा, रिसीव्ड इन 17-18, बट फॉर 18-19 10,000 और फॉर 19-20 2,000। बोलो कोई दिक्कत किसी को? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब एक आध क्वेश्चन और कर लें।
इसके ऊपर वाले ही कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग निकालना का थोड़ा सा आपके लिए आसान होता है, आउटस्टैंडिंग के आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए होते हैं। दिक्कत आती है एडवांस में, पर कोई नहीं, इसके ऊपर वाला जस्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व कर लीजिए आप, और उस क्वेश्चन में भी देख लेता हूँ, अगर कुछ करेक्शन होंगे तो हम वो करेक्शन भी कर लेंगे। दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे फोर्थ क्वेश्चन? एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? Yes, sir. चलो, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 16-17। A club has 75 members, each paying annual subscription of 1,000. Subscription received during 17-18, 80,000. Subscription received in advance as at 31st March 17, 15,000. Subscription received in advance as at 31st March 18, 10,000. और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st मार्च 17, 26,000। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18, 4,000। क्वेश्चन में कहीं कोई परेशानी बुक के हिसाब से तो नहीं है, बुक के हिसाब से एज इट इज क्वेश्चन आपके सामने है, निकालिए। आपसे पूछा क्या है, ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 16-17। बस ये सब्सक्रिप्शन का आखिरी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सर, वो कॉमन क्वेश्चन तो करा देते हैं। देखो कॉमन क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैंने उस वक्त जो क्वेश्चन आपको नहीं कराया ना, मैं वो करवा रहा हूँ इसलिए, ताकि एटलीस्ट वो भी क्लास में कवर हो जाए। और वो जो ऑर्डिनरी क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं, ये तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन थे, ठीक है, वो ऑर्डिनरी क्वेश्चन आपको बड़े क्वेश्चन में मिलेगा, उसमें अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप बात कर सकते हैं, और अगर आप ये कर पा रहे तो वो तो कर ही पाएंगे। जल्दी से सॉल्व करिए, आंसर बताइए। सॉरी, आंसर आया एक 12,000 आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 16-17। अब इसको कैसे सॉल्व करा होगा आपने? 12,000 इज द करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों को दिक्कत आई हो मेरे साथ सॉल्व करिए। 12,000, यस सर। सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन का लेजर बना लिया करो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, आप स्टेटमेंट से भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, पर लेजर इज कंपैरेटिवली इजी। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st मार्च 17। अब आपसे पूछा गया 16-17 के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा ईयर चल कौन सा रहा है ये बताओ? अरे हमारा ईयर 17-18 चल रहा है, और वो 16-17 के लिए आउटस्टैंडिंग पूछ रहा है, तो क्वेश्चन थोड़े से इनसेन है। पर देखो क्या कह रहा है, ठीक है सर, क्लब 75 मेंबर 1,000 ईच, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 17-18 80,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st मार्च 17, तो 15,000 को आप एडवांस ओपनिंग मान लेंगे, ठीक है। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 18, 10,000 को आप क्लोजिंग एडवांस मान लेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 17, 26,000। 26,000 आउटस्टैंडिंग है तो इसको लिख लेंगे, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18 4,000। तो सर फॉर द ईयर 17-18 4,000 है, ठीक है सर। तो फॉर द ईयर नहीं, अकाउंट तो एज ऑन बैलेंस इससे बनता है, तो आपने सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया, तो बताओ मिसिंग फिगर क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है।
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मिसिंग फिगर में आएगा अखिलेश भाई, ओपनिंग नहीं। अच्छा, सबसे पहली बात, क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 16-17, फॉर द ईयर 16-17, पर वो पता है पूछ क्या रहा है आपसे? आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17 एज ऑन 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 के दिन 16-17 का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, एक्चुअली वो ये पूछ रहा है आपसे। मेरी बात समझ में आई? 31 मार्च क्योंकि एज 18 ऑन के, 31 मार्च 17 तो निकल ही नहीं सकते। हाँ, 31 मार्च 18 के दिन 16-17 का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, वो ये पूछ रहा है आपसे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखा, तो ओपनिंग बैलेंस तो अखिलेश है ना अपने पास सब आउटस्टैंडिंग का 26,000, और ठीक है, एडवांस का भी ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 15,000, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस भी है कितना, 10,000। 10,000। हमारे पास सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है एडवांस वाला, हमने जितना रिसीव करा वो हमारे पास है, कितना रिसीव करा, 80,000, और हमने कितना अर्न करा वो हमारे पास है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना आया बोलो, 70,000। 75,000 ना। और अब आपका हाँ बैलेंसिंग सर। फिगर में आता है यहाँ पर बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैरीड डाउन, कितना आता है बोलो, 16,000। 16,000, ये बैलेंसिंग फिगर में आया। तो ये पता है क्या है, ये है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18 टोटल, कुल मिलाकर इतना आउटस्टैंडिंग है। अब क्वेश्चन आपको क्या होता है कि 4,000 फॉर द ईयर 17-18 आउटस्टैंडिंग है, बताया कि नहीं बताया? देखो क्वेश्चन में जाकर, फॉर द 4,000 ईयर इस साल का 17-18 बचा हुआ पिछले साल का 4,000 है। आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब 12,000 पिछले साल का अभी भी बकाया चल रहा है। ये टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18, इसमें से 4,000 जो है वो फॉर 17-18 आउटस्टैंडिंग है। तो सर 16 में से 4 इस साल का है, तो मतलब बाकी बचा हुआ सर अगले साल का आउटस्टैंडिंग। अरे भाई अगले साल का अभी कैसे आउटस्टैंडिंग हो जाएगा? इतना सेंस तो है ना अपने अंदर। अरे ये पिछले सालों का रहा होगा ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी साल का रहा हो। पर अपने को अब जो डिटेल क्वेश्चन ने दिया उसके हिसाब से सर 16-17 पूछा, तो हम ये मान लेंगे कि 16-17 का ही रहा होगा ये, ठीक है। तो सर ये थोड़े से एडवांस टाइप के क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी तो कम रहती है, बट इससे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हमें आसान लगने लगते हैं। तो चले अपन आगे की तरफ बढ़े। क्या मैं ये मान लूं सब्सक्रिप्शन, क्या और कुछ बताने की जरूरत है मुझे? बुक में से कुछ बताने की जरूरत है तो बोल दीजिए, हो जाएगा। अब आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 2 सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड है, आज घर पे एक बार उसको रिकॉल कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एनपीओ में, और मैं आपको सारे एडजस्टमेंट तो जरूर बता ही देना चाहता हूं। अब एडजस्टमेंट हमने क्या क्या पढ़े थे, ठीक है। तो एक्सपेंस को भी आपने आउटस्टैंडिंग से प्रीपेड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला सीखा था। तो सर एक तरीका तो क्या है, सैलरी का अकाउंट बना लो, जैसे सैलरी के एक्सपेंस है मान लो, तो आपको आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दोनों दे रखा है ना, तो अकाउंट बना लो। आउटस्टैंडिंग को अब इधर आप ब्रॉड डाउन करेंगे बिकॉज ये लायबिलिटी होगा, प्रीपेड को इधर ब्रॉड डाउन करेंगे, इधर कैरिड डाउन इधर कैरिड डाउन। अब उल्टा चलेगा, हाँ, जितना आपने पे करा वो कैश यहाँ दिखेगा, तो बैलेंसिंग फिगर में जितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा वो आ जाएगा। बोलो सैलरी को अक्रूवल में कन्वर्ट करना आया कि नहीं आया? अकाउंट फॉर्मेट से, स्टेटमेंट फॉर्मेट से बता देता हूं मैं आपको। स्टेटमेंट फॉर्मेट से सर खर्चे को ऐसे कन्वर्ट करेंगे वैसे ही जैसे वहां पर करा था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, और जो आउटस्टैंडिंग का कर रहे हो उसका उल्टा एडवांस का करोगे। सर समझा तो दो भाई, देखो समझ तो हम तभी चुके, अभी तो केवल याद दिला रहा हूं मैं आपको। ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल पे हुआ होगा लेकिन इस साल का खर्चा नहीं है इसलिए माइनस कर दिया। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो भी बोलो आप फॉर्मूला अप्रोच से चलो तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जो इस साल इनकर हुआ होगा लेकिन हमने पे नहीं करा, तो ये आपके लिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। ये ऐड कर देंगे, इस साल का खर्चा है। ओपनिंग एडवांस पिछले साल पे हुआ होगा लेकिन खर्चा इस साल का है, तो ऐड कर दिया। और क्लोजिंग एडवांस जो है ये इस साल पे हुआ होगा लेकिन इस साल खर्चा नहीं, ये माइनस कर दिया, तो ये आपकी सैलरी इनकर्ड आ गई।
बोलो साहब एक्सपेंस को कैश से अक्रूवल में कन्वर्ट करने में कोई तकलीफ हो तो हम बात कर सकते हैं। यस, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमने शायद फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखी थी ना, डोनेशन के बारे में बात करी थी अपन ने, तो थोड़ा सा अब उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पढ़ा था इसके बाद अपन ने। तो सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है एनपीओ में? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, हर आइटम मटेरियल है। तो इसीलिए छोटे से छोटी चीज भी अगर उसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में देके रखा है तो आपको उसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना होगा। तो जनरली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पर डेबिट हो जाता है और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल यहाँ दिख जाता है। नाउ हाउ टू कंप्यूट परचेज? तो सर मैं तो डायरेक्ट आपको क्रेडिटर का जो हमारा वो वाला अकाउंट रहता है ना जिसमें एडवांसेस भी रहते हैं, वो नहीं बताया था कि एडवांसेस वाला, ये रहा सर। जो आपका क्रेडिटर है उसका एक्चुअल बैलेंस यहां ब्रॉट डाउन करो और जो उसको एडवांस दे रखा है वो चूंकि आपके लिए एसेट है तो उसको यहां ब्रॉट डाउन कर दो यहां पर, ठीक है। फिर जो आपका क्रेडिटर है उसका क्लोजिंग बैलेंस यहां कैरिड डाउन कर दो और जो आपका एडवांस दे रखा है आपने क्रेडिटर को उसका क्लोजिंग बैलेंस यहां पर कैरिड डाउन कर दो। क्योंकि जब आप क्रेडिटर को एडवांस दे तो वो आपके लिए एसेट है तो वो डेबिट बैलेंस रखता है, तो इसलिए उसको डेबिट बैलेंस की तरफ ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन कर दिया क्रेडिटर्स के लेजर में। और जो आपका क्रेडिटर है वो लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट बैलेंस रखता है इसलिए उसको क्रेडिट बैलेंस की तरफ ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन कर दिया। अब आपने जितना कैश पे करा वो यहां लिख देंगे तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगी? परचेज। लेकिन इसमें खास बात क्या थी? अगर आप यहां पर कैश पेड टू क्रेडिटर लिखते हैं तो बोलो बैलेंसिंग फिगर में कौन सी परचेज आएगी? क्रेडिट परचेज। और अगर यहाँ पर आप टोटल अमाउंट पेड लिख देते हैं तो बैलेंसिंग फिगर में कौन सी परचेज आएगी? टोटल परचेज। अब वो टोटल अमाउंट पेड लिखना गलत है लेकिन हमारा काम हो रहा है ना। तो अगर क्वेश्चन ने आपको बाइफर्केशन नहीं दे रखा हो कि आपने क्रेडिटर को कितना पेमेंट करा और बोला टोटल अमाउंट पेड फॉर द मटीरियल, तो अब आप टोटल लिख दो, अपने आप आपकी टोटल परचेज आ जाएगी, ठीक है। और अगर क्रेडिट परचेज आए तो फिर कैश परचेज के बारे में क्वेश्चन कुछ ना कुछ बोलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको इस तरीके से वर्कआउट करेंगे, अपनी परचेज आप इस तरीके से निकालेंगे और फिर आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की तरफ जाएंगे। और सर कॉस्ट, हाँ जी सर जो अपन ने 12th में करते बाइफर्केशन रहता था, दोनों में रेट वगैरह लगा के निकालना पड़ता था, वो इस साल आ सकता है क्या? बिल्कुल आएगा सर, 100% आ सकता है, क्या कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको है ना इस तरीके से यहाँ पर मान लो कि कैश पेड टू क्रेडिटर दे दिया तो ये जो परचेज आपकी आई ना ये क्रेडिट परचेज आई और उसके बाद क्वेश्चन ने आपको कह दिया कि कैश परचेज इज 20% ऑफ टोटल परचेज, तो फिर आप टोटल परचेज निकाल सकते हो। इस क्रेडिट परचेज को क्या करोगे? डिवाइड बाय 80%। 80% बस हो गया टोटल। बिल्कुल सर, वो सब कुछ आ सकता है जो 12th में आपने पढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आएगा। पर क्या होता है ना यहाँ पर फाउंडेशन में समय कम रहता है हमारे पास, जो चीज आपने 11 12 में 2 साल में पढ़ी वो यहाँ पर हमें लगभग लगभग 4 से 5 महीने के अंदर वर्कआउट करनी होती है, सब विद सम एक्स्ट्रा इनपुट्स। और उसके बाद लॉ तो है ही आपके लिए बैठा हुआ तैयार, तो इसीलिए वो इतना डिटेल में वो सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती है, देखो। बट ये आपसे एक्सपेक्टेशन रहता ऐसे ही पूछ रहा था सिर्फ। है। नहीं, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ, जिन बच्चों के मन में डाउट भी आया हो कि ये बताया क्यों ना सर ने, उनके लिए बता रहा हूँ। चलो, अब इसमें ना एक चीज खाली शायद उस वक्त बात नहीं हुई थी या हुई भी हो तो मुझे बता देना कि अगर आपने ये मटेरियल बेचा हो तो क्या होता है, क्या इस बारे में बात हुई थी? यस सर, बोला था। बोला था, पर एक बार मैं बता देता हूं आपको। देखो, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। मान लो इस मटेरियल को बेचा भी गया तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप क्या करिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में ये लिखा आपने, मान लो जैसे आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर्मूला क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये हमारे पास अवेलेबल था और इतना क्लोजिंग स्टॉक है, मान लो 10 यूनिट अवेलेबल थे,
110 यूनिट खरीदे, टोटल अवेलेबल कितने हो गए? 120 हो गए, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 30 यूनिट्स का है। तो आपको क्या लग रहा है कि 90 आपने क्या कर दिए? कंज्यूम कर दिए, ऐसा लग रहा है आपको, है ना? यस तो आपने 90 की कॉस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर दी, अग्रीड, और 30 को आपने बैलेंस शीट में दिखा दी। अब एक्चुअली क्या हुआ था ना सर, इस 90 में से 10 यूनिट मैंने बेचे थे फॉर ₹10,000। तो एक तरीका तो क्या है, चूंकि 90 की कॉस्ट यहां आ चुकी है, तो अब आपने जितने में बेचा बाय मटेरियल सोल्ड करके यहां पर उसकी इनकम लिख दो, ठीक है? 10,000 ग्रॉस सेल्स है। मतलब कॉस्ट घटाने की जरूरत नहीं उसमें से 10 यूनिट की, सेलिंग प्राइस यहां लिख दो, क्योंकि वो 10 यूनिट की कॉस्ट इस 90 के अंदर जुड़कर ऑलरेडी यहां डेबिटेड है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो मुझे अब और कुछ नहीं करना, फिर एक तरीका तो ये प्रॉफिट है, इफेक्ट आ जाएगा अपने आप आ जाएगा। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है? एक तरीका तो ये है सर। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते वक्त जो 10 यूनिट बेचे ना, सोल्ड, उन 10 यूनिट को भी माइनस कर दो एट कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर नहीं भैया, एट कॉस्ट। एट कॉस्ट आपने अगर अब वो 10 यूनिट माइनस कर दिए, तो मुझे बताओ आपके हिसाब से कंज्यूम कितना? 80। तो यहां पर जो आपका कंज्यूम्ड आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितने मटेरियल यूनिट्स का आएगा? 80। तो अब अगर आप यहाँ पर ग्रॉस सेल्स लिखेंगे तो इन 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट का है, वो तो डेबिट ही नहीं हुई। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर आप डायरेक्ट 10,000 नहीं लिख पाएंगे। अब आपकी जवाबदारी कि आप यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखिए, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। मुझे बताइए, जब आप गुड्स को बेचते हैं नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप में या कहीं पर भी, जब आप गुड्स को बेचते हैं तो क्या उसका प्रॉफिट अलग से निकालते हैं कि डायरेक्ट उसका सेलिंग प्राइस ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं? बोलो, अरे जवाब दो। आप उसका प्रॉफिट अलग से निकालते हैं, डायरेक्ट उसका सेलिंग प्राइस ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं? सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है वो परचेज में अपोजिट साइड पर जुड़ी हुई है, इसीलिए। यस सर। लेकिन जब आप फिक्स्ड एसेट को बेचते हैं तो ट्रेडिंग पीएनएल में आप जो भी लिखते हैं, डायरेक्ट उसका प्रॉफिट लिखते हैं कि जो फिक्स्ड को बेचा उसकी सेलिंग प्राइस लिखते हैं? प्रॉफिट। क्योंकि उसकी कॉस्ट कहीं भी डेबिटेड वहां पर नहीं है। ये बात अगर क्लिक हुई होगी ना, तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको। कभी जिस मटेरियल का आप कंज्यूम निकाल रहे हो उसी को बेचा भी गया है, तो इन दैट केस आप पहले देख लीजिए क्या उसकी कॉस्ट इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में शामिल है। हाँ सर, अगर उसकी कॉस्ट यहाँ शामिल है तो आप फिर डायरेक्ट सेल प्राइस यहाँ लिख दीजिए, अपने आप जब सरप्लस निकलेगा दोनों को सेट ऑफ कर देगा। लेकिन अगर आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते वक्त ये सोल्ड माइनस कर दिया एट कॉस्ट, तो अब 80 यूनिट की कॉस्ट यहाँ शामिल है, और 80 यूनिट की कॉस्ट यहाँ शामिल है। तो अब चूंकि जो मटेरियल हमने बेचा उसकी कॉस्ट यहाँ शामिल नहीं थी, तो आपकी जवाबदारी है कि अब आप उसका प्रॉफिट निकालें रफली और उस प्रॉफिट को ही यहाँ पर लिखिए। ये क्वेश्चन आपकी बुक में तो नहीं मिला, ऐसा आपने को मिला क्या? कहीं पे था? देखो, मुझे इसलिए याद नहीं क्योंकि मैं ये सेम चीज 12th में भी पढ़ा रहा हूं, तो मेरे दिमाग में तो सब मिक्सअप है कि आपकी बुक में क्या था, और मैं कभी बुक को याद रखता भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो कॉन्सेप्ट को ही याद रखता हूँ, उन्हीं के बेसिस पे चलता हूँ। तो मटेरियल सोल्ड का कोई ऑप्शन था क्या आपकी बुक में? कई एक क्वेश्चन मुझे तो लग रहा है था क्या? सर, याद नहीं। अच्छा, आपको भी याद नहीं? भाई साहब, मैं तो एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ, मेरे को भूलना अलाउड है। क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे ना, इतना याद है बस। नहीं, आपकी बुक के क्वेश्चन तो ध्यान में रहने चाहिए भाई, ताकि एग्जाम में स्पीड ज्यादा रहे अपनी। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन तो था, कॉलेज स्टोर्स का कंजम्पशन भी निकाला था शायद उसमें अपन ने। लास्ट इलस्ट्रेशन था शायद बुक का। हाँ, उसमें उन्होंने सेल उसका अलग कर दिया था, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है।
तो उन्होंने बिल्कुल एक अलग वर्किंग नोट बना के प्रॉफिट निकाला हाँ। था सारा। प्रॉफिट निकाला था, देखो ये रहा स्टोर सेल्स, दिख रहा है? यस इसका सर। डायरेक्ट प्रॉफिट निकाला था इन्होंने, ऐसा नहीं कि इसकी सेलिंग प्राइस यहां लिख दी थी, ठीक है, क्योंकि उसको उन्होंने क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से भी बाहर ही कर दिया था, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से भी उसको शामिल ही नहीं करा था उसके अंदर, तो इसलिए उन्होंने उसको बाहर करके उसका प्रॉफिट निकाल दिया था डायरेक्ट। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर वो उसके अंदर शामिल है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो शामिल नहीं है, ठीक है, तो आपको उसकी सेलिंग प्राइस नहीं लिखनी है, आपको उसका प्रॉफिट निकाल के लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आप तक पहुंच पाई होगी। हम सर एग्जाम में क्या करें आप तो ये बता दो। देखो भाई, मेरा पर्सनल कॉल तो ये होता है कि एग्जाम में आप क्या करिए, आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के फॉर्मूला को न छेड़ें और जो मटेरियल बेचा, जितने में बेचा वो सेल करके यहां लिख दीजिए, ठीक है। बाकी अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला बन गया अब आपके लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, कि जो मटेरियल बेचा ना उसको एट कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो और उसके बाद उसका प्रॉफिट ऑन सेल या लॉस ऑन सेल अलग से निकालो और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओ, ठीक है। क्या इस बात को ध्यान रख पाएंगे अपन? किसी को कुछ पूछना है? सेजल, समीक्षा, जया? नो सर, क्लियर है। चलो, तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के रिस्पेक्ट में जो बातें थी मुझे याद दिलानी थी। आप घर पे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब अगला मैटर फंड बेस्ड अकाउंटिंग का आज ही करना है कि आज पहले जितने एनपीओ को बनाया उतना रिवाइज कर लोगे? अच्छा, इसको भी कोई लो जवाब? पढ़ना हाँ, रिवाइज कर लीजिए। देखो लो अब क्या करना है आपको घर पे पता है, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट एनपीओ के आज बताया ना, इसको तैयार कर देना एग्जाम रेडी। और आपका जो रिवीजन घर पे चल ही रहा है, 10-15 मिनट खाली इसके लिए निकाल के इन सब टॉपिक्स को एग्जाम रेडी कर देना। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आ जाना चाहिए, आपको सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट आ जाना चाहिए, उसके बाद मैंने आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का ट्रीटमेंट बताया वो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके जो भी क्वेश्चन आपके सामने हो आप सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा पढ़ने का मन नहीं है सर हमारा, तो सर स्टडी मटेरियल स्कैनर आरटीपी, दैट्स इट। अच्छा, आपके एग्जाम में जो अभी टेस्ट पेपर्स में आप एनपीओ क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉल्व कर पाते हैं? किसी को क्वेश्चन पेपर में एनपीओ के क्वेश्चन में दिक्कत आती है स्पेसिफिकली? नो सर सर। वो तो बहुत इजी आता है। हाँ, पर अब क्या करें यार,